Jacob, on behalf of HDFC Securities, I'd like to thank the GR Infra Project for giving this opportunity to host this second quarter FY22 results call. Today we have with us on the call Mr. Rajinder Kumar Agarwal, the Managing Director of the company, and Mr. Anand Rathi, the Group CFO. So without taking further time, I would like to hand over the floor to Rajinder ji for his opening remarks. Thank you, sir, and over to you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। 30 सितंबर 21 को एंडेड क्वार्टरली और हाफियरली रिजल्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कॉल डिस्कशन के लिए मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। मेरे साथ में कंपनी के सीएफओ श्री आनंद जी राठी हैं। 19 नवंबर 21 को कंपनी के लिस्टिंग के बाद में ये दूसरी अर्निंग कॉल है। इन्वेस्टर्स ने आईपीओ के दौरान कंपनी में पूरी तरह से विश्वास जताया था और उसके बाद में भी जिस तरह से कंपनी में विश्वास जताया है उसके लिए मैं थैंक्स करता हूं और कंपनी की दूसरी अर्निंग कॉल को होल्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं कुछ इंडस्ट्री के अपडेट देना चाहूँगा और उसके बाद में 30 सितंबर 21 को एंडेड हुए समाप्त हुए क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बारे में अपन कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सरकार ने इन्वेस्टमेंट लीड इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरी तरह से जोर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स में तेजी लाई है। वर्ष 21 में राष्ट्रीय राजमार्ग में कैपेक्स करीब 30 से 35% बढ़ा है और काफी अच्छी अवार्ड को देखते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 26 में नेशनल हाईवे में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट लगभग 5 लाख करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ में भारतमाला परियोजना भी 2024 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी कुल लंबाई करीब 30,200 किलोमीटर है। माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का लक्ष्य करीब 100 किलोमीटर पर डे को अचीव करने का है। इसके अलावा मेट्रो सेक्टर में भी काफ़ी टेंडर्स कॉल किए गए हैं, जैसे बेंगलोर मेट्रो, नागपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, भोपाल मेट्रो, पटना, नोएडा, इंदौर मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आदि सभी में भी टेंडर्स आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जो रेलवे, रोड सहित 17 मंत्रालयों को इंटीग्रेटेड योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी योजना को समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक ग्रुप का गठन किया गया है, EGOS, जो कि इस प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान के विकास और कार्यान्वयन की पूरी तरह से ओवरव्यू करेगा। सरकारी कार्यों में क्वालिटी कम कॉस्ट बेस को लागू करने के लिए भी सरकार ने एक क्वालिटी बेस बिडर्स का जो अभी L1 बिडर्स के ऊपर ही बेस है, उसके अलावा एक क्वालिटी के साथ में भी इसको इंटीग्रेट करने की स्कीम है, जो आने वाले टाइम में क्वालिटी बेस प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेगी। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन की घोषणा की है, जिसमें बिजली, सड़क और रेलवे सभी शामिल है। इस स्कीम में हाईवे का जो पोर्शन है वो करीब 26% है, यानी 1.6 लाख करोड़ है। एनएचआई ने हाल ही में 5 स्कीम के लिए इनविट भी लॉन्च किया है, जिसकी कंबाइंड एंटरप्राइज वैल्यू 8,000 करोड़ है। पेंशन फंड सहित कई निवेशकों ने इस इनविट में अपनी इंटरेस्ट दिखाया है, यहाँ तक कि EPFO और LIC ने भी इसके लिए बोली लगाई है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार अब कॉन्ट्रैक्टर्स को गारंटी के खिलाफ 75% बैंक गारंटी के अगेंस्ट में भी राशि जारी करने की परमिशन दे रहा है, जिससे आर्बिट्रेशन अवार्ड में चैलेंज करता है। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चल रही लिक्विडिटी के जो इश्यूज हैं उसको दूर करने में हेल्प मिलेगी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेफिड की भी स्थापना की गई है, जो कि अब शेप ले रही है। श्री केवी कामत की इसके प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन है, और जो नेफिड की स्थापना से भारत में जो लॉन्ग टर्म पे जो फाइनेंसिंग की
रिक्वायरमेंट है उसके पूरी करने के लिए किया गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग, बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजार में विकास शामिल है। जनरली सभी स्टेट्स में अभी लॉकडाउन में और डील की वजह से जो नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ग्रोथ बढ़ी है। फास्टैग से टोल कलेक्शन भी अभी जो कोविड से पहले की जो स्टेज है उसके अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वलेंट पहुंच गया है और इकोनॉमिकल रिवाइवल को देख सकते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आने वाला जो समय है और बेहतर होगा। अब अपन कंपनी के जो फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। Q2 फाइनेंशियल 22 में हमने Q2 फाइनेंशियल 21 के कंपेयर में रेवेन्यू में 45.47% की ग्रोथ की है और H1 हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए हमने फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपेयर में 59.69% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। लॉकडाउन में रिलीफ से और सरकार के बढ़ते हुए फोकस ने हमने पिछले साल में काफ़ी तेज़ी से इसको विकास दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि कोविड का जो टाइम है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी साइट पे हमने सभी एम्प्लॉइज़ को हाईएस्ट लेवल पे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और हर जगह हमने इसकी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। इससे एम्प्लॉइज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बिना किसी डिस्टर्बेंस के अब काम चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 के दूसरी तिमाही में सेकंड क्वार्टर में जिन मेजर चैलेंजेस रहे हैं उसमें एक तो मेजर चैलेंज अपना रेनी सीजन का एक्सटेंडेड रेनी सीजन रहा और रेंज काफ़ी रही। उसके अलावा रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी रही है, सीमेंट में, स्टील में, सभी में। ये मेजर चैलेंज रहे हैं हमारे सामने। Q2 21 में हमने जिन 21 रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपीज़ है और इसके अलावा हमने लगभग 47 टोटल जो अभी तक है इस फाइनेंशियल ईयर में रोड और मेट्रो को मिला के 41 हाईवे में और 6 हाई स्पीड रेल और मेट्रो में बिड किए हैं। इन जिनका कुल वैल्यू करीब 44,000 करोड़ रुपीज़ है। हालांकि इसमें अभी 13,000 करोड़ रुपीज़ की 13 प्रोजेक्ट्स में अभी रिजल्ट आए नहीं है। हमने रोड और मेट्रो में सभी प्रोजेक्ट्स में लगातार बिड कर रहे हैं और हम आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बनाए रखने की एक्सपेक्टेशन है हमको और सितंबर 21 तक हमारी ऑर्डर बुक 15,782 करोड़ रुपीज़ है जिसमें 30 प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा एक 592 करोड़ रुपये का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसमें हम L1 है लेकिन LO अभी तक अवेटेड है। हमारे ऑर्डर बुक में टोटल 63.35% हैम की और 31.21% EPC प्रोजेक्ट है। ऑर्डर बुक का लगभग 87.29% NHAIs है और हमारी रोड ऑर्डर बुक 12 स्टेट्स में फैली हुई है। वर्तमान में हमारी ऑर्डर बुक में 23 रनिंग प्रोजेक्ट्स है जिनका टोटल वैल्यू 7,800 करोड़ रुपीज़ है और 7 प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल नहीं है जिसकी अभी अपॉइंटेड डेट अनाउंस नहीं हुई है और जल्दी इसकी अनाउंस होने की हम एक्सपेक्टेशन है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम सभी प्रोजेक्ट्स विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमने इस साल में अभी तक 5 प्रोजेक्ट्स जिसमें 3 EPC है और 2 हैम है इनको कंप्लीट किया है। अब हमारे पोर्टफोलियो में हैम प्रोजेक्ट के कुछ टोटल 16 प्रोजेक्ट्स हैं, 16 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 7 प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में है, 7 प्रोजेक्ट मतलब ऑपरेशन में है जिनको कंप्लीट कर चुके हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 7 प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं जिनके अपॉइंटेड डेट आना अभी बाकी है। हमने अभी एक नए सेगमेंट पावर ट्रांसमिशन की दिशा में भी काम करना चालू किया है। उसके लिए एक अलग से वर्टिकल बनाया है और बिडिंग के लिए और टीम बनाई है जिसके लिए प्रोसेस चालू है और हम आने वाले समय में पावर ट्रांसमिशन में भी बिडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू। अब आगे मैं आनंद जी को ट्रांसफर करता हूं। आनंद जी आपको आगे अपडेट देंगे।
Thank you, sir. Very good morning to all, and very warm welcome to all to the second earnings conference call of GE Infra Projects Limited. Myself, Anand Rathi, CFO for the GE Infra Projects. Let me take you through the financial highlights for the half year ended on September 2021. In terms of our standalone revenue from operation, that has increased by 1,432 crore approx, growth of 59% year from 2,400 crore in last half year of the fiscal 2021 to 3,832 crore. This increase was primarily because of the higher execution, as this year, COVID impact has already gone. It's a minimal COVID impact which we have witnessed this year. And our consolidated revenue from the operation also increased by 1,500 crore approx, from 2,634 crore to 4,146 crore in this current fiscal. Our standalone EBITDA margin has decreased to 16%, largely due to this, due to one bonus, the figure bonus which we are not, which was recorded last year, but there was no bonus which we have received in current year, and of course again because of the material prices, as investor was telling. Margin at group level also decreased to 20.76% in first half of 2022 from 23.78% last half in first half of 2021. And this reduction is primarily on account of that bonus and again that commodity prices. And one more factor was there, which was GST related clarification that was announced by the government in second quarter of this fiscal. On a standalone basis, our PAT grew by 73% to 366 crore in current H1 as compared to 212 crore in previous H1. On consolidated basis, our PAT has grew by 48% approx, and which is 410 crore in current half year as compared to 277 crore in last half year. Our standalone net worth has also increased by 365 crore, reached the level of 3,969 crore at the end of the September 2021. Our consolidated net worth has also increased by 408 crore, reached to the level of 4,389 crore at the end of September 2021. Our standalone borrowing outstanding at the end of this half year is 1,204 crore. That includes the short-term borrowing of 145 crore. This has witnessed reduction of 147 crore approx from the end of the previous fiscal, as of March 31, 2021. While our consolidated borrowing at the end of this current half year is rupees 4,783 crore. That also includes the short-term borrowing 145 crore. So it's increased by 288 crore. Our consolidated debt equity ratio has also come down to 1.09 at the end of the current half year from the level of 1.13 as of March 2021. So if we talk about mobilization advance from the or the customer advances which we have received, which we have been receiving from NHAI, has also gone down to 144 crore as compared to 256 crore from March 2021. During the first half, company has made addition to the fixed asset to the tune of 134 crore. Net block of property, plant, equipment, and all that fixed assets is now 1,365 crore. 1,366 crore at the end of first half. This was almost same. Even at March, even at the end of March 2021, it was at around 1,373 crores. So it's almost same. Investment in our HAM projects is in form of loans and as well as equity is now 1,181 crore at the end of this half year. It was 1,194 crore at the end of March 21. Balance promoter contribution, which is required from companies, around 1,370 crore, which is to be invested in those SPVs in next 2.5 years. Working capital days remain at the same, almost at 77 days, which was 73 days at the end of fiscal 2021. Trade receivables at the standalone basis is 671 crore
compared to 897 crore as of March 2021. And trade receivable at group level is trade receivable at group level is 282 crores at the end of first half, as compared to 491 crore as of March 2021. In unbilled revenue at the standalone basis is 651 crore compared to 266 crore at the end of March 2021. And consolidated on console level, our unbilled revenue is 444 crore as compared to 197 crore as of March 2021. Inventories are almost at the same level. It's reduced. It's 967 crore, which was 1,058 crore as of March 2021. Our cash and cash equivalent on standalone basis is 449 crore at the end of first half, as compared to 541 crore from which was at March 2021. At console level, cash and cash equivalent is around 731 crore, which was 830 crore at the end of March 2021. This is all about the financial highlights. Further, we believe that Infra is a long-term play, and huge opportunities exist in the country, the sector, and a healthy balance sheet with good corporate governance and judicious implementation of the strategies are keeping our company in advantageous position, and we'll strive to do our best to encash all those opportunities and fulfill the expectations of all the stakeholders. Again, I'd like to take this opportunity to thank you all the stakeholders for their support and faith in the company, and look forward to your continued support in this journey. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir, and congratulations on decent set of numbers. So my first question is, order inflow has been very, very muted for us in the H1. How is the tendering activity, and how much orders expect in H2 FY22, and some color on the segmental, some color on the segment wise or tendering activity. सर जनरली जो टेंडर एक्टिविटी है आप देखेंगे कि सेकंड हाफ में गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, और ये जो फर्स्ट हाफ जो है उसमें एक्टिविटी फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में रेनी सीजन की वजह से और कोविड की जो रेगुलर इश्यूज थे उसकी वजह से भी कम रही है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी है। और गवर्नमेंट ने जो H1 में अवार्ड का जो था प्रोसेस उसको इम्प्रूव किया है। इसमें करीब करीब 2000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं, और सेकंड में ये करीब 4000 किलोमीटर रहेगा। और मेट्रो में भी अभी टेंडर्स बढ़े हैं, तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छी हमारे ऑर्डर बुक रखने में हेल्प करेगा। सर क्या कोई नंबर आपके दिमाग में है सर जो टारगेट कर रहे हैं आप? सर नंबर तो मतलब जो हम जनरली क्या है, नंबर फिक्स नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो अपने रेवेन्यू जो जिस तरह से टारगेट करते हैं उसका 2 टाइम्स मतलब एनी टाइम अपने पास में आने वाले 2 से 2.5 साल की ऑर्डर बुक रहनी चाहिए। अगर अपन ये देखते हैं हर प्रोजेक्ट का, तो आज के दिन 2 से 2.5 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड रहता है, और 6 मंथ अपन एडिशनल ले लेते हैं मोबिलाइजेशन के लिए और अपॉइंटेड डेट के लिए, तो 3 साल की ऑर्डर बुक जनरली अपने पास में रहनी चाहिए। इस तरह के अपन टारगेट करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि आपने कहा पावर ट्रांसमिशन के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांसमिशन बिड्स में या आप खाली ईपीसी का काम करेंगे, बाकी जो लोग बिड जीतेंगे? नहीं सर, हम लोग पावर ट्रांसमिशन में बिड कर रहे हैं। You are going to compete with Adani's and Power Grid of the world. Is it right? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये कोई पर्टिकुलर रीजन सर हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया है जहाँ पे मेरे ख्याल से कंपटीशन ऑलरेडी काफी हाई है, नहीं सर? हाँ नहीं, उसके टारगेट करने की वजह तो यही है सर कि ये जो प्रोजेक्ट है पैरेलल टू अपनी एक्टिविटी जो हाईवे और रेलवे की एक्टिविटी के पैरेलल ही है, और इसमें जो अपने पास में कैपेबिलिटी है जिस तरह के प्रोजेक्ट्स को डील करने के हाईवे में और मेट्रो में अपन डील करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी रहती है। उसके अलावा अपने पास में गैल्वेनाइजेशन प्लांट और उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। इन सब को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मार्केट में हम कम्पीट कर पाएंगे। तो लास्टली सर फुल ईयर मार्जिन का गाइडेंस क्या है सर आपका FY22 का? इसके बारे में सर जो फाइनेंशियली जो है वो आपको आनंद जी बता पाएंगे बेटर तरीके से। सो गाइडेंस जो हमने पहले भी बोला है महेश जी, इनफैक्ट व्हाट वी आर ट्राइंग इज हम लोग बिकॉज अभी क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जनरली बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई मीन अभी हमारे जो 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है उसमें से 8,000 करोड़ ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ ऑर्डर बुक इज पेंडिंग वेटिंग फॉर अपॉइंटेड डेट। तो उस वजह से भी थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे होता है, बट देन आइडिया इज टू हैव दिस काइंड ऑफ मार्जिन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, व्हाट वी हैव विटनेस इन लास्ट ईयर is around 17% kind of EBITDA margin. So that we expect. I mean, we expect to continue the same kind of margin going forward also. Understood, sir. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. The next question from the line of Mayur Patel from IIFL AMC. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. Just on the margin, given the inflationary pressure, if you can, just explain how are you dealing with the commodity rally which has happened, and how confident are you to maintain 17% margins? Yeah. So let me take this question. I mean, because generally we have got escalation clause. So yes. Short term there is challenge, of course. Some probably in quarter or 2 quarter probably we may find difficult, and there may be some here and there as some sort of hit that may be, I mean, that we may witness. But then over a period of long term, what we believe that while we'll be executing the whole project, all this inflationary pressure will not be that significant in terms of while executing or completing the whole project, because we have got escalation clauses also. So it's not a big challenge. Okay. And anything you want to share in terms of monetization plan of your assets? Yeah, monetization, actually we have been working in this particular this side also, and because of disruption which was created or which erupted, I would say rather. I don't know if created or erupted, but then disruption was there because of interest, and while we have been holding most of the projects under HAM, where interest rate is playing a key role, and in earlier, I would say in last 1.5 year, what we have witnessed is interest rate from NHA side and from our earning side has brought down drastically, while interest cost was not brought down, could not be brought down by the banks to that extent. Now what we have been experiencing is that interest rate is also going down for our HAM projects, and probably would be get better value if we would be able to monetize these assets in next 6 months. And this is the time, right? What we believe is that this is the right time to act in this particular space of monetizing, and we are working on it. Maybe through InvIT or maybe direct selling, is not sure, but yeah, we are looking for. But at the same time, we are not even under pressure, so we are eventually getting our equity release also with the passing of time, right? So it's not that any pressure which we have been feeling, but then yeah, well, we are working on this.
Sure. So next 6 months we should see some, at least some deals happening in terms of monetization. That's the Yeah, but we are not desperate. So unless until we get a good opportunity, so we are not desperate. There is no pressure. But yeah, we are exploring. Just lastly, in terms of competition intensity, like you guys sounded really positive on the outlook for tendering. So can you just share some insights on the competitive landscape? What kind of intensity are you seeing in the new tendering? Has there been any consolidation in the sector? Some of the weaker players have wound up, or you think the competition is as rife as it was in the past? सर इसमें कंपटीशन देखो इस इंडस्ट्री में तो रहा है, और कोई भी इंडस्ट्री हो कंपटीशन तो रहेगा ही, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो कोविड में जो रिलीफ दिए थे उसकी वजह से, बैंक गारंटी की वजह से, और उसमें भी काफ़ी कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है। लेकिन दिसंबर के बाद में ये गवर्नमेंट के जो रिलीफ है वो शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमको लगता है कि उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी वापस मार्केट में एक ठीक स्तर पर आएगी, और जिस तरह से अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, मतलब कंपटीशन के अलावा अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उससे हमको ये लगता है हम अपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को बनाए रखेंगे। Sure. Thank you, gentlemen. All the best. Thank you. The next question from the line of Vibhor Singhal from Phillip Capital. Please go ahead. Mr. Vibhor Singhal, your line is unmuted. Please go ahead with your question. Hello. Maybe. Yeah, sir, can you hear me? Yes, please. Yeah, I'm so sorry. Hello, sir. Thanks for taking my question. Sir, my question was basically on, again, the order inflow and the growth potential for the company. I think we've discussed this many times, but I think as we've discussed that in the first half, the order inflow has been quite weak. Second half, maybe we are expecting much better order inflow. But given our current order book, if we have to basically, let's say, grow even by 10 to 15%, we need more than 10,000 crores of order inflow every year. Now, maybe this year, as NHAI is looking to award around 6,000 kilometers, and as you mentioned, second half may also supply orders aa jaye. But going forward, do you think the opportunity is there for us to grow in that segment, given that generally when we approach close to the election year, the order awarding tends to go down? So apart from power transmission and all, are there any other avenues where do you think, like state highway projects or any other places where you think we can have large chunk of orders coming through? सर इसमें जैसे बताया आपको कि 24 में सेकंड भारतमाला स्कीम भी लॉन्च हो रही है, और इसमें करीब 32,000 किलोमीटर्स का स्कोप है, 30,000 किलोमीटर का। और उसके अलावा जैसे पावर ट्रांसमिशन में भी देख रहे हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आती है हम लोग देखते हैं, लेकिन स्टेट के साथ में जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टेट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियली जो पेमेंट के जो डिसिप्लिन हैं वो कम रहते हैं। तो जहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि जिन स्टेट में और जो स्कीम में फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो, प्रॉपर जो फाइनेंशियल क्लोजर हो, उन प्रोजेक्ट में हम बिड करते हैं। अभी आप जैसे आज देखेंगे, आज ही जिस प्रोजेक्ट का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने ये किया है कंप्लीट। ये टोटल जो 340 किलोमीटर का है उसमें 88 किलोमीटर अपन ने कंप्लीट किया है, करीब 25% पोर्शन रखना है, जिसका आज माननीय श्री प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टेट में उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं, उन लोगों के ऊपर पूरी व्यू रखते हैं जिनमें फाइनेंशियली प्रॉपर डिसिप्लिन हो, और वहाँ निश्चित तौर पे हम लोग बिड करते हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो रेलवे में और हाईवे में जिस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, उसमें निश्चित तौर पे हमको ये लगता है आने वाले टाइम में भी हम ग्रोथ बनाए रखेंगे। और निश्चित तौर पे देखिए, ये तो है ही है कि इस
के साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा और अपने को नए सेक्टर्स और नई चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। उसके लिए भी हम लोग हमेशा उसके ऊपर एक्टिव रहते हैं और हम देखते रहते हैं। जी सर, great to hear that. Sir, my second question is on the power transmission that you mentioned. तो सर इस सेगमेंट में हम किस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक पिछले क्वेश्चन के जवाब में आपने बोला कि हम सिर्फ ईपीसी नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे जिसमें हम लोग अदानी और इन सब कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो सर जहाँ तक आई मीन ये सेगमेंट थोड़ा सा नया है हमारे लिए, इस सेगमेंट में किस तरीके की कैपेबिलिटीज हैं एंड किस साइज के प्रोजेक्ट्स, किन पॉकेट्स में हम लोग कर रहे हैं, कितना कैपिटल हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इन प्रोजेक्ट्स में? थोड़ा उस पर अगर कलर मिल जाता तो। ये जो टीबीसीबी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है इसमें, और इसमें हम लोग जो कैपेबिलिटी है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें हमारे जो एक्सपीरियंस है हाईवे में और मेट्रो में, वो एक्सपीरियंस इसके साथ में एड ऑन करता है हमारे को इसमें। और इसके अलावा अपने पास में अहमदाबाद में जो फैसिलिटी है, गैल्वेनाइजेशन प्लांट है, डिफरेंट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो भी सब इसमें हेल्प करेगी। और आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स है, निश्चित तौर पे देखिए इनिशियली अपन कोशिश ये करेंगे कि जो अपनी मतलब थोड़े से आप ये कहें 1000 करोड़ के अंडर में अपने प्रोजेक्ट्स हो, उन्हीं को अपन बिड करेंगे। उससे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। राइट सर, जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन सर, गिवन कि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा एक हैम पोर्टफोलियो है और फिर उसके बाद हम अभी पावर प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉपर एसेट ओनरशिप में जा रहे हैं, सो इज इट नॉट दैट कि हम लोग एक प्रोजेक्ट हम एक प्योर ईपीसी कंपनी से धीरे धीरे कंपनी ऐसी बनते जा रहे हैं जिसमें एसेट्स ज़्यादा हैं और ईपीसी भी है बट एसेट्स का शेयर धीरे धीरे हमारे पूरे बिजनेस प्रोफाइल में बढ़ता जा रहा है। तो इज द मैनेजमेंट कंफर्टेबल विद दिस, मतलब आर वी ओके विद दिस पाथ दैट वी आर टेकिंग दिस कंपनी ऑन? हाँ, आप अपनी जैसे अपनी कंपनी में अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे तो अपन कहीं भी जो अपन एसेट होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर किसी इंडिविजुअल कोई भी एसेट अपने को स्ट्रेस नहीं दे रही है। मतलब अपने जो मॉडल बनाया है एसेट होल्डिंग में, वो सेल्फ सस्टेनेबल है। अगर ये प्रोजेक्ट को अगर कंसिडर ना भी करो आप कंपनी में, तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अपना AAA रेटिंग है। अपन आगे भी इसी तरह से काम करेंगे कि कंपनी के ऊपर एसेट का कोई किसी भी तरह की लाइबिलिटी ना हो। एसेट अपनी एसेट के फॉर्म में है, लाइबिलिटी की फॉर्म में नहीं है। जनरली प्रॉब्लम जब आती है, अपन उस प्रोजेक्ट को नाम एसेट का देते हैं लेकिन अपनी लाइबिलिटी होती है। अपने यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एसेट की फॉर्म में ही है। और उसके अलावा भी अपन एडिशनल इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, जैसे आनंद जी ने बताया, अपन इसको मोनेटाइजेशन में भी इसकी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और आने वाले टाइम में। लेकिन उसके लिए अपने पास में कोई स्ट्रेस नहीं है। अपन इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं लेकिन किसी भी तरह की हरी नहीं है। अपन इस तरह के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड भी अपन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे को असेट हो, वो किसी भी तरह की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी ना क्रिएट करे। To add on this, इसमें क्या है कि because see, generally we like to be EPC company only, but then problem क्या होता है कि आज के डेट में you will find that EPC segment में बड़ा competition है। So basically to keep that ball rolling, हम लोग को क्या होता है कि एक पीरियड के लिए, साल 2 साल के लिए we have to shift from let's say EPC to asset only। एसेट को हमने पहले बनाया है, पहले बेचा भी है, एसेट को मोनेटाइज भी किया है, बट देन पॉइंट इज इट इज़ वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड कि जो एसेट होल्ड करेंगे उस पर रिटर्न बनता रहे। मतलब इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ डंप एसेट, उस पर रिटर्न आते रहना चाहिए, सो दैट वुड बी एबल टू एनकैश इट एज एंड व्हेन वी वांट, वी विश, राइट। सो आज ईपीसी में तो जाके हम बिड नहीं कर सकते बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच वी हैव बीन विटनेसिंग, मतलब उसमें तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। प्रॉब्ली यू हैव टू मतलब इमीडिएटली आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ बिडिंग इज हैपनिंग एंड फॉर वट एवर रीजन। तो यू कैन नॉट बी स्टिक टू ओनली वन पॉलिसी कि नहीं मेरे को तो ईपीसी करना है, बिकॉज आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ, राइट। एंड व्हाट वी बिलीव इज कि आज हमारे को जैसे कंपनी में कुछ डाइल्यूट भी करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years, वी हैव टू डाइल्यूट, वी हैव टू
value the promoter stake up to 75%. अब वो जो capital आएगा, and if we find the opportunity that capital can be deployed at kind of 20% IRR, right? Would always like to grab those kind of opportunities. ये हम लोग को लगता है. Sure, sir. Great. Thank you so much for taking my questions. Wish you all the best. Thank you. Thank you. The next question from the line of Jiten Rushi from Axis Capital. Please go ahead. Yeah, good morning, sir. Thank you for taking my question. Sir, two questions from my side is on the revenue guidance. So first half we have seen revenue around 3,800 crores. So what could be the revenue in next half? Because the executive order backlog is low. So what kind of execution we are expecting in Q2, in H2, whether we are expecting a growth over FY21 or it can be a flat out? Hello. Yes, sir. So as in terms of number, the top line number, your question is next half में, it's because that our order book, I mean, most of the order as of now, 50% of order book is not yet started. Execution has not yet started. That's why even in our first call, I have clearly mentioned that probably this year we may not be achieving that kind of growth, maybe in the range of 10% only. So it depends on, and what we are expecting is that कि 8,000 crore का जो order book appointed date इसमें awaited है, probably will be getting the appointed date in next one and a half month. By January end, all those projects would be started, and hence in terms of growth for the current year, probably it would be in the range of 5 to 10% only. What is the target for next year then? If the project comes under execution, then what can be done there? See, I mean, we are ready. We are even equipped. We are very much comfortable even achieving growth of 20-25% year-on-year basis. So that kind of, I mean, infrastructure we have already built in within our company. And from the EBITDA margin, as you said, 16% with no bonus. So now going forward, we are expecting no bonus clause from NHAI, even with the extension of time. So what could be your steady state margin going forward? So are we expected to come down to 15-16%? Or we can go back to the original level? What is your... That actually depends on if we are, generally, if we are, I mean, if particularly if we talk about road sector, if we are bidding for, let's say, HAM projects where I have to, arrange the equity as well, probably my EBITDA margin would be higher. And if we are only talking about EPC, which we believe that probably next 6 months will not be getting much EPC, but then HAM EPC we can be even comfortable with less than 15% or 14-15%, right, kind of margin for EBITDA. But in HAM, probably what we are expecting is 20% kind of EBITDA margin. So it depends on what kind of projects or what kind of projects we are having in our portfolio or order book. The capex, which you said of 134 crores, the full year would be around 200 crore capex? Yeah, I mean, maybe around 300 crore, not more than that. And sir, on the, as you said that, can you give me the retention money outstanding and what additional mobilization advance you are expecting in H2? And also on the unbilled part, your unbilled revenue seems to be high at 651 crore as against March, which you said. So, why it is so high? Like, what is the reason for that? See, unbilled revenue is the work which we have, executed in last month and for which the bill would be raised in next month. Generally, this is the unbilled revenue which we are accounting, right? So if we compare it with September with March, generally in March now, because year-end strategy, the government NHAI is, releasing the fund even before completion of March. So generally what NHAI is asking is that you just raise the bill up to 20th of March and they would be releasing that money up to 28th of March, right? So for March, unbilled revenue remains only for 10 days. And in September, there is no such kind of strategy which is being, applied by adopted by the government. So it's a whole month bill, right? So this is most of the HAM projects, so probably that will be upstream from your SPV, right?
Yeah. So that's also because on 30th of September I cannot bill, right? On 30th September 12th midnight, right? It is the e-way billing, right? No problem. It's a GST billing, right? So you have to calculate. It will take time, at least 2 to 3 days, to evaluate what work has been done in last 1 month. And it's that, I mean, I have to close. If I have to bill it, I have to bill it before 12 midnight, right? Yeah. So and on the power T&D, again, I'm harping on it. So, are we going to bid in JV? And again, in terms of competition, so we see the Power Grid, which is one of the largest player in the country, is like very competitive now because they can borrow at a very low rate of less than 7%. Last year also we saw Power Grid winning most of the projects, and then we have got likes of Adani Transmission and Sterlite Power. So are we bidding with some backup of some kind of a private investor, like back-to-back subcontracting, wherein we will bid and win the project, and after COD we will transfer the asset to that investor, we'll flip the asset to the investor, or we'll be operating the asset for like 25, 30, 35 years. But what is your strategy in this? Because this seems to be very challenging for you. See, first of all, actually, we never thought of, or we never think of that we'll be holding the asset for the whole period. This is not our DNA. Be it road or power, right? We always try to, flip it, because we don't want to be in this kind of particularly in power, when the asset is already completed, then there is nothing that can be accrued to us, right? Even let's say if we are holding road project, probably would be, earning that O&M income and all that, right? O&M, which is a substantial part, I would say. But that is not the case with power. So generally, if we are bidding for power, then we would be targeting to, sell it off after 2 years or 1 year, whatever the case may be. But that would be our target. Even the same target we are keeping into road sector as well. But then we see what has happened in last 3-4 years is because of GST disruption, in particularly in the road sector. We were not into there in power sector. So most of the projects in road sector, we have been awarded before GST, which is right now operational, right? So there are differences in terms of GST claim. When we are selling it off to any investor, probably we have to, lose on that particular ground. We have to probably would be losing certain amount on that particular GST itself. So what we is more on power T&D, not on road. Exactly. What I'm saying is, while what we believe is that even we are not willing to hold those road assets, certainly there is no attraction for us to hold those power assets for 35 years. And one more point which you highlighted is that is our strength, where we are raising the money. We are even able to borrow the money from the market at 6.5% for road sector, right? So that kind of goodwill which we are enjoying in the lending market, in the financial market, right? So that is going to certainly, what we believe is going to help us in, making ourselves competitive while while we will be competing against the Power Grid or Adani or whatever. That's the extent which we believe. We are a qualified independent to bid for this project. Yeah, we are qualifying on independently. And any equity or any investment which we are putting into any asset, what we are ensuring is that it should at least earn 16 to 20% kind of IRR. Right? Mm-hmm. So, sir, the equity commitment is remaining. So, what is the breakup? Can you give a breakup? You said in the opening remarks that balance equity commitment. So, can you give us the breakup for that commitment for H2, FY 22 and 23 for the HAM projects? HAM project H2 is around 350 crore to 400 crore depending on the start of the project, right? And then year on year 400 crore kind of equity investment. This depends. Okay. And sir, last question from my side. So, what kind of, if you are not able to monetize any of your HAM projects, so what kind of additional equity you are ready to commit in the HAM if you win additional 4,000 to 5,000 crore of orders in H2, and probably that commitment will come in next year, Q3, and then again if you are able to win power T&D. So what kind of equity capital you are ready to commit if you are not able to monetize for HAM? See, for HAM actually what
the model so far we have, made it, we need not to, put any equity investment. I mean, we need not to borrow any equity to put equity into HAM project so far. We have been, able to maintain our PAT margin more than 10%, in the range of 10%. Would be able to deploy equity, whatever equity is required for HAM projects. Yeah, of course, we talk about transmission, probably we are thinking through it, and what will is that if whatever surplus, I mean, we are evaluating on that, as Jinder sir also told you, that will not be, very bullish on day one. We'll be just evaluating one or two projects will be bidding, and depending on the progress as well as the financials. पॉइंट इसके आप कितना मैक्सिमम इक्विटी डाल सकते हो, और अभी जितना डालना कमिटेड उसके अलावा और कितना डाल सकते हो अगर आप बेच नहीं पाए कुछ भी ऐसे तो? So HAM project I can get more and more project, and no need to there is no pressure on me to sell all existing HAM portfolio, right? There is no existing. Thanks. ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक्स अ लॉट सर. Thank you. The next question is from the line of Faisal Hawa from HG Hawa and Company. Please go ahead. जो भारतमाला प्रोजेक्ट है और ये जो गति शक्ति है, ये दोनों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोड्स पे कैसे रहेगा सर? मतलब ये और कितना फास्ट आ सकता है ये? क्वेश्चन मैं समझा नहीं सर. भारतमाला सेकंड फेज प्रोजेक्ट है, इसका रोड्स के ऊपर मतलब कैसे इफेक्ट आ सकता है, और ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर, और ये गति शक्ति के वजह से भी, मतलब गति शक्ति तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक्चुअली रोड्स को कैसे बेनिफिट होगा और कितना मतलब वैल्यू से बेनिफिट हो सकता है? ये भारतमाला 2 जो है वो तो रोड्स का ही जो स्कीम है, जिसमें 30,000 किलोमीटर का ये स्कीम है. जिस तरह से भारतमाला वाइज कितना होगा सर, वैल्यू वाइज अपना करोड़ में? वैल्यू वाइज मैं चेक टोटल भारतमाला जो टोटल था सर 5,35,000 करोड़ का करीब भारतमाला प्रोग्राम था, एंड उसमें 16,000 किलोमीटर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रखे हैं, ऑलरेडी अवार्ड हो रखे हैं. बैलेंस अराउंड 17,000-18,000 अभी भी पेंडिंग होंगे, विच विल बी अवार्ड इन नेक्स्ट अप टू 24 तक का ये प्लान है. एंड उसमें क्या है सर कि अदरवाइज ऑल्सो जो प्लान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर NIP जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है फॉर 110 लाख करोड़, वो 2025 तक जो इन्वेस्टमेंट होना है, उसके हिसाब से भी रोड सेक्टर में पर्टिकुलरली ओनली ऑन रोड अराउंड 18 to 20 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट ईयरली बेसिस इज एनविसर्ज्ड. No, not yearly, 20 lakh, this is 20-25% from 110 lakh करोड़, राइट? तो हर साल में 3-4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है रोड सेक्टर. इट इंक्लूड्स बोथ मोट NHI एंड स्टेट गवर्नमेंट सारा है. और जो गति शक्ति आप बोल रहे हैं ना सर, गति शक्ति इज बेसिकली वो कोऑर्डिनेटेड अफेयर ऑफ दैट गवर्नमेंट. अभी क्या है, गवर्नमेंट में चाहे रोड सेक्टर हो चाहे रोडवेज अपने रेलवे हो, उसमें देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. कभी रेलवे की वजह से रोड रुका हुआ है, कभी रोड की वजह से रेलवे रुका हुआ है, कभी पावर की वजह से रोड रुका हुआ है, और कभी रोड की वजह से पावर रुका हुआ है. सो इट इज व्हाट दे आर ट्राइंग इज कि एवरी एजेंसी व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, इंफ्रा प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्री, दे शुड कम ऑन बोर्ड ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, सो दैट इट वुड बी बेटर इन एग्जीक्यूशन. उससे बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो पाएगा. दैट इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट. So you are saying almost 3 to 4 lakh crores orders could come through because of this infrastructure pipeline plus Bharatmala. Exactly. Which is quite big. मतलब अभी तो वैसा कोई लगता नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी भी हो जो इतनी कंपनीज जो इसको पूरा परफेक्टली एब्जॉर्ब भी कर सके. मतलब राइट. अभी क्या है सर, एक तो बिकॉज एक तो स्टेट में आ रहे हैं, और कुछ 1-1.5 साल में क्या हुआ है, फॉर लास्ट 1.5 year स्टेट का फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो रखा है. सो नॉट मच प्रोजेक्ट्स आर अवॉर्डेड बाय स्टेट, ज़्यादा हो नहीं रहा है. अभी जो भी बैकलॉग है वो भी अभी आएगा. गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग. निर्मला मैडम का फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर टुडे और yesterday only she said that कि
हम लोग स्टेट को अपफ्रंटिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर डिवोल्यूशन ऑफ जीएसटी स्टेक, राइट। तो वो अगले साल का मतलब फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर जीएसटी जो देना है वो अभी अपफ्रंट करके दे रहे हैं, जस्ट टू हेल्प द स्टेट टू स्पेंड ऑन दिस इंफ्रा और टू टेक देयर प्लान, राइट। तो आने वाले टाइम में सर व्हाट वी बिलीव इज ओवरऑल जो प्रोजेक्ट आएंगे इस सेक्टर में इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 4 लाख करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आपको लगता है सर कि इसकी टिकट साइज भी बढ़ सकती है? मतलब ये अभी जैसा जो 1000-1200 करोड़ के प्रोजेक्ट लगे वो सीधा 2500 करोड़ या 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट रहे, और वो 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट में और भी जो कंपनीज एक्चुअली जो काम कर पाएगी और कम हो जाएगी। नहीं सर, प्रोजेक्ट साइज तो हम लोग को लगता है बढ़ेगा ही, बिकॉज इतना एग्जीक्यूशन तो इट कैन नॉट बी डन बेसिस दैट ऑन द इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एसएमई। ये छोटा छोटा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अवार्ड हो रहा है, तो दैट इज जनरली उसमें आप देखेंगे बहुत सारा छोटा छोटा कंपनीज अभी आ गया है, प्रॉब्ली यू वुड नॉट बी एबल टू कोप अप। अगर वो गवर्नमेंट का ये प्लान है तो दे विल नॉट बी, बिकॉज दे आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे जब स्टेक होल्डर हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट गेट स्टक ओनली बिकॉज ऑफ कि कोई भी एक चेन में किसी एक में प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम हो गया पूरे प्रोजेक्ट में। सो व्हाट वी बिलीव इज दैट कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज वे में अगर काम करना होगा तो आगे जाके मतलब अभी तो ये जो एसएमई फोकस आया हुआ है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रेशर वॉज दैट कि जो छोटा छोटा कंपनी है इफ द प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड टू देम तो इंडस्ट्री अपना अच्छा बना हुआ रहेगा, दैट्स हाउ दैट गवर्नमेंट थॉट वॉज। बट अगर जो साइज का इंफ्रा जो डेवलप करने का टारगेट है द गवर्नमेंट प्लान टू हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट, तो वो साइज बड़ा करना ही पड़ेगा। मतलब और 3-4 लाख करोड़ में अगर 500 ऑर्डर इशू करेंगे तो अपना ब्यूरोक्रेट भी कम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। Thank you. The next question from the line of Ashish Agarwal from Principal India. Please go ahead. थैंक्स। दो क्वेश्चन है मेरी तरफ से। पहले तो ये कि अभी हम लोगों का 95% रोड से आता है ऑटो बुक, तो गिवन कि हम लोग मेट्रो में जाने की जा रहे हैं और टीएनटी में भी जा रहे हैं, तो 3 साल के बाद व्हाट इज द टारगेट? इज देयर एनी टारगेट कि 20% 30% ये न्यू सेगमेंट से आना चाहिए? और दूसरा ये पूछना था सर कि हम लोगों का अभी मार्जिन अगर मैं अदर इनकम भी ऐड कर दूं तो जो अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया फर्स्ट हाफ में 17.5% था। तो वांटेड टू अंडरस्टैंड जब हम ये मेट्रो और टीएनडी में चले जाएंगे तो विल आवर मार्जिन्स कम डाउन, राइट? बिकॉज अगर मैं दूसरी कंपनी देखूँ उन सबका मार्जिन जो सेगमेंट में है वो कम है, तो विल आवर कंसोलिडेटेड और मार्जिन्स कम डाउन आफ्टर दैट? सर ये जिस तरह से हम सोचते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर 15 से 20% हम मेट्रो से और पावर ट्रांसमिशन से लेने की कोशिश करें, 80% तक हाईवे हमारा मेन फोकस बना रहेगा। और जहाँ तक मार्जिन्स के सवाल है सर, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कमोडिटी की प्राइसेस पे भी। हालांकि सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में एस्केलेशन का प्रोविजन रहता है, लेकिन कुछ न कुछ कभी एडवांटेज मिलता है, कभी डिसएडवांटेज मिलता है, तो इसके वजह से कुछ प्लस माइनस होता रहता है। प्लस इसके अलावा जो जिस तरह से मार्केट में कभी कंपटीशन थोड़ा कम है, कभी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी 1-2% के मार्जिन प्लस माइनस होते रहते हैं। मार्केट के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कह सकते हैं कि भी आने वाले समय में भी मतलब 3 साल में हम 80% तक हाईवे सेक्टर में फोकस रहेंगे। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन था आनंद सर के लिए, क्लैरिफिकेशन था। आनंद सर, जब आपने बोला कि 17% मार्जिन टारगेट करेंगे FY22 में, दिस इंक्लूड्स अदर इनकम, राइट? The other income, if we are including other income, probably then it can be even, it can go beyond even 17%, right? So it may be in the range of 18% excluding other income, आप बोल रहे हैं? Right. That would be our target. ठीक। Thanks. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management will be able to address questions from all participants,
Please limit your questions to 2 per participant. The next question from the line of Manish Goyal from Enam Holdings. Please go ahead. Yeah, thank you so much. I have 2 questions. One on price escalation, sir. How much price escalation we managed to get in EPC as well as HAM projects in situation where price rise are quite steep, like what we have seen in last 6-8 months? सर प्राइस एस्केलेशन के जो मैकेनिज्म है वो डायरेक्ट नहीं, इंडेक्स बेसिस पे है. तो अभी जब प्राइस अचानक जब बढ़ता है किसी भी पर्टिकुलर मंथ में जब एस्केलेशन बढ़ता है, लेकिन उसके इंडेक्स से आप देखेंगे उस महीने में उस तरह से नहीं बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हिट आता है. सेम वे में अगर वो डाउनवर्ड हुआ तो उसको अपने को एडवांटेज मिलता है. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे अगर अपन देखें तो वो ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर अपन देखें तो उसका प्राइस एस्केलेशन का नेट कोई एडवांटेज है नेट डिसएडवांटेज है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है. लेकिन शॉर्ट टर्म पे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलते रहते हैं. तो सर अभी जैसे कि इन लास्ट 6 months or 9 months what we have seen, so is it possible that we will not be able to get say 100% of price escalation for our projects due to the lag effect? हाँ नहीं 100% मतलब इसका जो जितना इफेक्ट एक्चुअल में आता है, अगर रेगुलर प्राइस अपसाइड है तो जितना प्राइस एक्चुअल में अपने पर इफेक्ट आता है उतना एस्केलेशन में नहीं मिल पाता है. लेकिन जब भी ये स्टेबल हुआ या डाउनवर्ड में हुआ तो उसका वापस एडवांटेज मिलता है. तो कंपेयर अगर अपन ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे इसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं. और सर हैम प्रोजेक्ट में हाउ डज इट वर्क आउट, बिकॉज देन द प्रोजेक्ट व्हेन देयर इज अ स्टीप इंक्रीज, वहाँ पे अगर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है, कॉस्ट सीमेंट स्टील और ये बिटुमिन की, वहाँ भी एस्केलेशन के मैकेनिज्म दिया हुआ है और वो प्रॉपर है. तो उसमें पूरा एस्केलेशन ईपीसी करने के टाइम पे मिलता है या फिर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है? वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है. मतलब सेम वे में होता है कि 60% आपको जो 40% आपको अपफ्रंट जिस तरह से मिलता है उसके साथ में मिलता है, और 60% आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है. इसीलिए आप ये देखेंगे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अपन बिड करते हैं और फाइनेंशियल जो फाइनल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, वो इसी वजह से होती है. और सर लास्ट क्वेश्चन ये अपने व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपने 7 हैम प्रोजेक्ट का अपॉइंटेड डेट अपने को 22 जनवरी मिल जाएगा, बट मीनवाइल वी आर एनीवेज वुड हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन एट द साइट. So once we get the appointed date, definitely there is possibility that we will be able to book some revenues from these 7 projects in Q4, sir. सर इनिशियली अगर आप देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में रेवेन्यू थोड़ा कम रहता है. एक्सपेक्टेशन तो जरूर रहती है, कोशिश करते हैं, बट जनरली जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसमें जो रेवेन्यू मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का आप देखेंगे तो जो शुरुआत होती है वो केवल अर्थवर्क से होती है. तो सोइल वर्क ही मैक्सिमम होता है, उसमें रेवेन्यू थोड़ी कम बनती है. सही बात है. ओके, so basically Q4 में we may not see a significant revenue booking from these 7 HAM projects. जी जी. Okay, thank you. Thank you. We will take the last question, which is from the line of Rajiv Mehra from Santam Wealth. Please go ahead. Good afternoon, sir. So just wanted to again come back to your strategy of investing or going into the T&D space. So I just wanted to understand what kind of equity have you guys decided to put into this segment, and how would your working capital and the debt levels move once this segment becomes of a decent size in the next couple of years? So yeah, Ravi, if we talk about the equity investment, I mean, because initially probably will not be targeting more than, let's say, we'll be bidding for 2 or 3 projects with the size of around 500 to 700 crore, and depending on the outcome of that particular project, our experience in terms of what margin would be making and all that then only will be able to increase. So for next 2 years, I would say my equity investment in this particular sector
would be in the range of only 300 to 400 crore. Okay. Hmm. And sir, how would your working capital cycle move if we get into this space? Because what we've seen that this obviously has a higher requirement as per the industry and as per what you are currently into the road space. So currently we are at 77-80 days kind of working capital. Would that move significantly up? I don't think so. I mean, there is no point why this working capital cycle should move up, because when we are into, because the funding tie-up is already there, and then working capital, I don't think that the contractor would be getting the payment on time. I don't think there is any challenge in terms of, working capital. I think we'll be able to maintain our working capital at same pace. Right. And sir, what's the kind of bid opportunities are you seeing in this segment? Maybe into the second half or moving into FY23. So what kind of opportunities are you seeing, or have you already put a bid for any project? No. So far we have been evaluating. We have set up a vertical. We have set up some team of 3-4 person who is just evaluating, and probably what we believe is that we'll be able to bid for at least 4-5 projects in the current fiscal, maybe in the range of 2,000 to 3,000 crore kind of project that we'll be able to bid in the current fiscal itself, depending on the government thrust and government. And while as the government plan, I mean, everyone, and particularly government, is planning for have that kind of this power capabilities, to have this 500-600 kind of gigawatt by 2030. So what we believe that going forward we will be having enough opportunities, subject to always that we got the comfort in terms of financials of the sector. Right, sir. And sir, one last question. Just wanted to reconfirm. So what kind of order inflows are we looking at targeting in FY23? See, order, as Ajindra has told, because order, what we are trying is to have the, book-to-bill ratio of around 2.5 to 3. So let's say if we complete, I mean, we achieve the top line of 8,000 crore, then probably our target to have that closing order book of 24,000 crore, 24,000 crore kind of orders. So that's how, I mean, depending on what kind of turnover which we are achieving in the current year, almost 2.5 to 3 times of that turnover will be tried to have in our order book. All right, sir. Thank you very much and all the best. Thank you. Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Mr. Parikshit Kandpal from HDFC Securities for closing comments. Who will do the EPC part of the T&D orders, the TCV orders which we will bid for? We on our own will be doing that EPC part. Okay. And eventually these assets, once they get completed and if you have an InvIT in place, so these assets will move into that InvIT. That's how we target, because we never intend to hold the asset for now. Of course, certainly for power sector, because there is no revenue going forward after once the project is completed. So basically, this entering into T&D is more on a larger strategy of inevitable these assets into that InvIT, and even the InvIT becomes more of a mixed use kind of InvIT where you have road assets, you have T&D assets. So beyond, and you can also show the size to the investors who will come into that InvIT. So beyond T&D, is there any other segment, like are you looking at toll assets, toll assets or airports or railways for that matter, opportunity in these segments beyond the T&D? No. So toll asset also we are looking for. I mean, but then point is, unless until we ensure that kind of return on the equity investment which we are putting into, right, kind of 20% kind of IRR, 18 to 20% kind of IRR. If we find the opportunity, we'll be able to, certainly we'll be investing. Because see, then sometimes we find that EPC is quite competitive. Getting EPC order is very difficult.
So it is a kind of that for 1 or 2 year probably would be switching to this and would be able to sell it off because the asset which will be building would be having enough revenue, enough margin in terms of what a strategic investor come when probably they can hold easily, but the kind of return they would be getting by holding those assets. So my asset, whatever asset I'll be holding, would be able to will be able to easily split. So that's the target actually. We are, how we are, while in the current scenario not be able to get more EPC, would be bidding into that sector, and then probably in 1 year down the line there would be, if this competition faded away, probably would be, again will back to that EPC segment. That's our strategy. Just the last thing, so we have standalone InvITs which are available in the market, and we not really see mixed use InvITs available. Also, most of the large sovereign funds have their own private InvITs. So just wanted to check with you whether there are opportunities for tie-ups with strategic investors in a mixed use kind of an InvIT, and whether you will get a better valuation given that there could be a mixed use InvIT and more diversified risk and returns can be played out rather than taking a calculated bet on a particular single segment kind of an InvIT. Your thoughts there? No. So exactly what your question is that are we looking for a strategic investor or? No, I'm saying, sir, most of the sovereign wealth funds have their own private InvIT. So they may not look at partnering with the individual or standalone companies because they already have a vehicle for investing. So do you think there are enough opportunities for other investors or new investors to come and partner with companies like GR or any other infra company? And since most of the InvITs are private, are sector-specific InvITs, they are not mixed use. So do you think you can extract a better valuation given you will have multiple assets at play here in this InvIT, and this may help you in getting better valuation because risks may get little diversified? Yeah. So we probably will not to depend only on the investors to float our InvIT. We can go. We can get the InvIT listed. We can have this InvIT, our publicly placed InvIT. So what we believe is so far, it's that there is enough return which is available on that investment or equities, whosoever the investor putting into InvIT, if they are getting decent return probably in the range of 10%, and there would be the investor who is willing to invest more and more because there are so many pension funds, even domestically they are interested to put more money into this kind of InvIT where particularly if you talk about HAM projects where the cash flows are fixed, unlike toll, right? So when we are having toll projects also in that same portfolio probably, then would be having a mixed kind of return because toll would be risky, HAM would be certain cash flow. Then point is, it may be, to have that both kind of product in the same InvIT may result into, higher return depending on the investor ask. What investor or which investor is putting in money, what kind of return they are expecting. There are certain investor who was looking for, fixed kind of cash flow. So they just don't want to take any risk. Probably they would be even happy to have that 9% kind of return also expectation from their investment. And there are certain investors who would be, expecting 12% kind of return. But then it has to be, it has to be seen through. We are evaluating all those. But yeah, of course, if we talk about power sector, would be having a separate InvIT, and if we talk about the road sector, it would be separate. It will not be much. Reason being that the holding period is different for these two assets. That's how we, as of now, our opinion is. But yeah, there are so many means available, to go for InvIT and all that. Okay, sir. Thank you. Any closing comment, Rajendra or Rakesh for the first year support? Ajay bhai sahab, सर थैंक्स सभी को जो जिस तरह से कंपनी में आप सभी ने ट्रस्ट बनाए रखा है, और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ में पूरे इस हाईवे सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है और अपना ऑर्डर बुक और अपने एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ाएं, यही हमारा फोकस रहेगा और डिफरेंट एरियाज को भी हम देखते रहेंगे. थैंक यू. Thank you. On behalf of HDFC Securities